I welcome you all in today's class, and the topic for discussion today is significance of public expenditure in the economy and government budget 2020. Uh, Having some discussion on the previous year budget also. Okay, next topic is significance of public expenditure. कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसका महत्व क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस. व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. सरकार जो खर्चा करती है बहुत सारे प्रोजेक्ट पे, उसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है. जैसा आप जानते हैं कि सरकार जो है एजुकेशन पर, हेल्थ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारा पैसा सरकार खर्च करती है. चाहे वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है. पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है या वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए पैसा खर्च होता है. बहुत सारी स्कीम्स हैं जो पुअर सेक्शन को एक मिनिमम रिक्वायरमेंट उनकी जो होती है उसको पूरा करने के लिए सरकार बहुत सारा पैसा खर्च करती है. तो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो होता है. तो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है इसका महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका. तो इसके इंपॉर्टेंस में पहला पॉइंट ये है कि इट एक्सेलरेट द पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ. मतलब ये जो खर्चा है ये जीडीपी ग्रोथ की जो रेट है ना उसको कई गुना बढ़ा देती है, उसकी स्पीड अप कर देती है. जो एक तरह से रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ है उसका स्पीड बढ़ जाता है इससे. उसको एक्सेलरेट करता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसकी स्पीड को बढ़ाता है. किसकी स्पीड को? जीडीपी ग्रोथ रेट की स्पीड को बढ़ाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर. भाई जितना ज्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा तो नेचुरली है ज्यादा खर्चा होगा, ज्यादा डेवलपमेंट होगी, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, तो ऑफ कोर्स जीडीपी बढ़ेगा. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज it promotes equality in the distribution of income and wealth. कि पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू सरकार क्या करती है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ में इक्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करती है. सरकार उसमें ये कोशिश करती है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है या वेल्थ है वो इक्वल हो जाए या इक्विटेबल हो जाए. मतलब जैसे सरकार जो है वो अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी की पहले रिक्वायरमेंट को चेक करती है, किस सेगमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, किसको ज्यादा जरूरत है उस चीज को प्रोवाइड करने की, तो उस पर काम किया जाता है. अगर पुअर सेगमेंट है तो उसके पास अगर इनकम नहीं है तो कैसे प्रोवाइड की जाए, उसको एम्प्लॉयमेंट कैसे दिया जाए. जैसे एमजी नरेगा की बात होती है, महात्मा गांधी नरेगा जिसको हम आप बोलते हैं, तो उसमें जो 100 डेज का मिनिमम एक तरह से गारंटेड एम्प्लॉयमेंट की बात हो गई है, वो भी एक तरह से पब्लिक एक्सपेंडिचर ही है. सरकार खर्चा कर रही है उस पर कि आप अपने घरों के आसपास ही कोई ना कोई प्रोडक्टिव काम कीजिए और साथ में एम्प्लॉयमेंट भी आप दीजिए. तो वो भी क्या है, एक तरह से इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश हो रही है. नेक्स्ट पॉइंट इज इट रिस्टोर्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. तो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसके थ्रू सरकार कोशिश करती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है कि जो इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में या डिफ्लेशन है उसको एक कंट्रोल्ड लिमिट के बाहर नहीं जाने देना है. कि जितना रेट डिफाइंड है इन्फ्लेशन का, जो एक्सेप्टेबल रेट है या डिफ्लेशन का, उसके बाहर नहीं जाने देना उसको. सो इट रिस्टोर्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. सरकार जो है अगर मान लो इन्फ्लेशनरी कंडीशन है तो सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करती है. इससे क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल होती है. दूसरी तरफ अगर डिफ्लेशन की कंडीशन है तो सरकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है. अब जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो परचेजिंग पावर बढ़ती है इकोनॉमी के अंदर, प्रोडक्शन बढ़ता है, तो नेचुरली है कि उससे परचेजिंग पावर बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी, डिफ्लेशन कंट्रोल होगी. तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा है. और नेक्स्ट पॉइंट आपका है इट जनरेट्स इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट इन द इकोनॉमी. देखिए ये कैसे होता है, हाउ दिस इज पॉसिबल, कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसकी
वजह से जो एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है या इन्वायरमेंट है इकोनॉमी में, वो जनरेट होता है। कैसे? इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए सुविधाएं प्राप्त हों। तो सरकार क्या करती है कि उन चीजों पर पैसा खर्च करती है जो एक तरह से मतलब प्राइवेट सेक्टर के लिए हेल्पफुल साबित होती है। जैसे सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करती है, ट्रांसपोर्ट पे पैसा खर्च करती है, टेलीकम्युनिकेशन पे पैसा खर्च होता है, रोडवेज पे पैसा खर्च होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च होता है, ताकि उससे इन्वायरमेंट फ्रेंडली वो बन जाए। इन्वायरमेंट फ्रेंडली का सीधा सा मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर भी जो है उसको इन्वेस्टमेंट करने के चांसेस ज्यादा बढ़े, वो खुश होकर इन्वेस्टमेंट करे। अब जैसे मान लीजिए आज हम एफडीआई की बात करते हैं, तो हमारे इंडिया में क्या है, एक तरह से इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है हमारी कंट्री, तभी तो एफडीआई बढ़ रहा है। भी एफडीआई बढ़ाने के लिए जरूरी भी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी तभी बढ़ेगा अगर हमारे यहाँ सुविधाएं होंगी। अगर मान लीजिए हमारे पास सुविधा ही नहीं है, अच्छे रोड नहीं है, पावर जनरेशन प्रॉपर नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, तो बाकी इंडस्ट्रीज या बाकी इंडस्ट्रीज बाहर से आकर हमारे देश में क्यों पैसा लगाएंगे, क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे? सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू सरकार कोशिश करती है कि इकोनॉमी के अंदर जो है वो एक, तो आइए बजट को एक प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपके पास एक स्लाइड है और उस स्लाइड में कुछ डाटा हमारे पास अवेलेबल है। इसमें 2019-20 का भी एक बजट एस्टिमेट्स दिए हुए हैं, एस्टिमेटेड बजट है ये। और ऐसे ही इसमें इसको रिवाइज किया गया था बाद में 2019-20 में जब न्यू गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ तो ये रिवाइज्ड एस्टिमेट्स भी यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। और इसी तरह से जो 2020-21 के लिए जो बजट एस्टिमेट्स हैं उसका डाटा भी हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि 2018-19 का जो एक एक्चुअल डाटा था उसके बारे में भी यहाँ पे हमें एक पिक्चर बताई गई है। एक्चुअल जो डाटा था उसके बारे में भी हम समझेंगे। और अलग अलग हेडिंग्स जो यहाँ दिए गए हैं, चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है या टोटल रिसिप्ट है बजट की। इसी तरह से रेवेन्यू अकाउंट का मतलब यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फिर टोटल एक्सपेंडिचर आता है। तो कुल मिला के जो है ये सब हेडिंग्स को हम पढ़ चुके हैं, इनको अच्छे से हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट आपका पॉइंट है रेवेन्यू जो डेफिसिट है या प्राइमरी डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट, ये सभी हम समझ चुके हैं थ्योरेटिकल फॉर्म में, हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी का ये एक एक्चुअल जो स्टेटस अभी है आज की डेट में, उसके बारे में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ है, ये शेयर कर रहा हूं मैं। तो जैसे 2018-19 में जो एक्चुअल डाटा है, ये जो डाटा है ये एक्चुअल का है, क्योंकि ये पुराना बजट हो चुका है तो ये एक तरह से एस्टिमेटेड की बात नहीं हो रही, ये एक्चुअल बताया गया है कि एक्चुअल हमारी कितनी रिसिप्ट हुई, कितना खर्चा हमारा हुआ, या हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ जो डेफिसिट्स थे वो क्या क्या थे, उसके बारे में यहाँ एक जानकारी दी जा रही है। और आगे हम पढ़ेंगे कि 2019-20 में जब पहले बजट बना तो ये 2019-20 का उसका भी डाटा दिया गया है, फिर बाद में उसको रिवाइज किया गया, उसका डाटा भी अवेलेबल है। और अभी जो 2020-21 के लिए जो फाइनेंस मिनिस्टर ने डाटा दिया है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जो रेवेन्यू रिसीट है वो 2018-19 के हिसाब से जो है वो आपका था 15,52,916 करोड़ रुपीस है। ये मतलब जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट था इट वाज मोर देन 15 लाख करोड़। तो ये डाटा बहुत बड़ा है, ये ध्यान रखना है आपने। इसी तरह जो हमारी कैपिटल रिसीट थी दिस वाज 7,62,197 करोड़ रुपीस। और अगर हम इसको दोनों को मिला दें तो हमारा जो टोटल रिसिप्ट थी, मतलब गवर्नमेंट के पास जो टोटल रिसिप्ट है सरकार की, जो एक्चुअल थी 2018-19 के लिए, वो था 23,15,113 करोड़। तो आप यूं समझ लीजिए कि ये 23 लाख करोड़ से ज्यादा का टोटल रिसिप्ट था 2018-19 में। और उसके बाद जो रेवेन्यू अकाउंट की यहां बात हो रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को शो कर रहा है एक्चुअली में। तो जो रेवेन्यू आपका एक्सपेंडिचर था वो था 20,07,399 करोड़।
और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था इट वाज 3,77,114 करोड़ रुपीस। तो दोनों को अगर हम कुल मिला के देखें तो ये कुल मिला के उतना ही बनता जितना टोटल रिसीव थी। तो दिस वाज 23,15,113 करोड़ रुपीस। तो इस डाटा के हिसाब से जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है, मतलब जो आपकी रेवेन्यू रिसीट है और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उन दोनों का जो डिफरेंस है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये हमारे पास रेवेन्यू रिसीट है 15 लाख समथिंग और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 20 लाख समथिंग, ये वाला डाटा। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 4,54,483 करोड़। तो इस तरह से ये जो रेवेन्यू डेफिसिट था ये 4 लाख से ऊपर था, 4 लाख करोड़ से ऊपर था। और जो फिस्कल डेफिसिट था, जब आप फिस्कल डेफिसिट निकालेंगे तो उसमें फॉर्मूला आपको पता ही है। तो फिस्कल डेफिसिट जो यहाँ दिया गया है वो 6,49,418 करोड़ रुपीस दिया गया है। और जो प्राइमरी डेफिसिट है वो क्या है, फॉर्मूला क्या है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। वो कितना बना है, वो बना 66,770 करोड़। एक चीज ध्यान दीजिए आप यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट है हमारा 6,49,418 करोड़, जबकि प्राइमरी डेफिसिट कितना है 66,770 करोड़। इसका मतलब है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या होता है फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट का, इंटरेस्ट पेमेंट होती है। तो करीब 5 लाख करोड़ से ज्यादा की इंटरेस्ट पेमेंट दी गई है एक्चुअली में। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड 5 लाख करोड़ से ज्यादा का इंटरेस्ट दिया गया बोरोइंग के ऊपर। तो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि बोरोइंग कितनी ज्यादा होगी हमारे देश के ऊपर। इसी तरह से जो 2019 और 20 का जो डाटा है इसको आप समझ सकते हैं, अलग अलग हेडिंग्स आपको यहाँ दिए हुए हैं। नाउ प्लीज डिफरेंशिएट इट और आपको ये समझ आएगा कि ये एक तरह से एस्टिमेटेड है, ये एक्चुअल फिगर्स नहीं है हमारे पास। और 2019-20 का फिर बाद में जब ये गवर्नमेंट बन गई, बीजेपी गवर्नमेंट जब दोबारा पावर में आई तो उन्होंने एक बार रिवाइज किया उसको, बजट को, और उसी का ये डाटा यहाँ दिया गया है। तो इस डाटा को भी आप ध्यान से देख सकते हैं, इसको आप समझिए और कंपेयर करिएगा इसको। नाउ यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द वेरियस कॉन्सेप्ट्स इन एक्चुअल सेंस। अगर मैं थोड़ा सा कंपेयर करूं तो जैसे प्राइमरी डेफिसिट जो है हमारा वो 2018-19 में जो एक्चुअल था वो था 66,770 करोड़, लेकिन 2019-20 का जो प्री रिवीजन था बजट उसमें ये कम किया गया था, इसको 43,289 करोड़ पे लाया गया था, मतलब कंपैरेटिवली पहले से कम था। लेकिन प्राइमरी डेफिसिट ज्यादा था। मजे की बात देखिए, इसका मतलब इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा दी गई होंगी या ज्यादा प्लान थी। इसी तरह से जब इस बजट को रिवाइज किया गया तो रिवाइज में जो फिस्कल डेफिसिट था वो था आपका 7,66,846 करोड़, और जबकि यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट आपका हो रहा है 1,41,741 करोड़। इसका मतलब यहाँ पर जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो भी बड़ी हैं, नो डाउट प्राइमरी डेफिसिट बड़ा है। नाउ यू कैन कैलकुलेट द डिफरेंस। इसी तरह से अब थोड़ा सा एक आइडिया समझ लेते हैं जो 2020-21 का जो बजट एस्टिमेट है उसके बारे में, कि हमारा जो रेवेन्यू रिसिप्ट था वो मोर देन 20 लाख करोड़ रुपीस है। रेवेन्यू जो आपके पास एक तरह से क्या है, रेवेन्यू रिसीट है 20,20,926 करोड़ रुपीस है ये। और जो कैपिटल रिसीट है वो कितना है, इट इज 10,21,304 करोड़ रुपीस है ये। 10 लाख से ज्यादा का हमारा कैपिटल रिसीट है। और कुल मिला के जो दोनों रिसीट है हमारी, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट, इट इज मोर देन 30 लाख करोड़ रुपीस। ये एस्टिमेटेड है 2020-21 के लिए। मतलब गवर्नमेंट का एक तरह से जो एस्टिमेटेड इनकम है ना, दोनों मिला के रेवेन्यू रिसीट और जो कैपिटल रिसीट से मिला के टोटल रिसीट जो बनती है वो है 30,42,230 करोड़ रुपीस। 30 लाख करोड़ से ज्यादा का
गवर्नमेंट बजट का टोटल रिसिप्ट है जो एस्टिमेटेड है 2020-21 के लिए, जो अभी एक तरह से इस समय हमारा जो फिस्कल ईयर चल रहा है उसकी बात हो रही है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना प्लान है उसमें? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 26,30,145 करोड़, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान है वो कितना है? वो है 4,12,085 करोड़। तो कुल मिला के कितना बनता है? वही 30,042, ये बनता है 30,42,230 करोड़। और इसमें रेवेन्यू डेफिसिट जो है आपका वो काफी ज्यादा बढ़ गया पहले से। रेवेन्यू डेफिसिट 6,09,219 करोड़ रुपीज है। मतलब इसमें हमारा जो बजट अभी 2021 का है उसमें जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है वो 6 लाख करोड़ रुपीज से ज्यादा है। और जो फिस्कल डेफिसिट है इट इज 7,96,337 करोड़। तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको कह सकते हैं 8 लाख करोड़ की फिस्कल डेफिसिट हमारा करीब 8 लाख करोड़ रुपए का है। और जो आपका प्राइमरी डेफिसिट इसमें है, मतलब फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, तो वो है प्राइमरी डेफिसिट। और ये प्राइमरी डेफिसिट जो है वो 88,130 करोड़ रुपीस की है। अब अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें, किसका? फिस्कल डेफिसिट का और प्राइमरी डेफिसिट का, क्योंकि दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होता है? इंटरेस्ट पेमेंट के बराबर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ इस डाटा के हिसाब से 2020-21 में जो इंटरेस्ट पेमेंट जाएंगी इट इज मोर देन 7 लाख करोड़ रुपीस। ये 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस बजट के हिसाब से, अगर मैं इसको नटशेल में बात करूं, तो आपको ये समझना है कि हमारे जो बजट 2020-21 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें जो टोटल रिसीट है गवर्नमेंट बजट की वो मोर देन 30 लाख करोड़ रुपीस है। और इसका जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट यहां पर है वो मोर देन 6 लाख करोड़ रुपीस है रेवेन्यू डेफिसिट। जबकि आपका जो फिस्कल डेफिसिट है इट इज क्लोज टू 8 लाख करोड़ रुपीस। और प्राइमरी डेफिसिट आपका 88,000 करोड़ रुपीस के आसपास है। तो कुल मिला के अगर हम इसको देखें, अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट्स की यहां बात कर लें, तो इंटरेस्ट पेमेंट्स ही जो है वो मोर देन 7 लाख करोड़ रुपीस है इस बजट के हिसाब से। So well students, if you find this class as meaningful and helpful, so you can share this video to others, those who can be benefited from this. Thank you.